स्थानीय अभी भी है संघीय ढांचा, ठीक है, संघीय ढांचा। तो हम लोग संघीय ढांचे पे चर्चा कर रहे थे। इस संघीय ढांचे में हमने केंद्र राज्य के संबंध को समझा। हमने किसको समझा? केंद्र व राज्य के संबंध को समझा। अब इस केंद्र राज्य के संबंध में हमने ये चर्चा करी कल हमने ये चर्चा करी कि भाई राज्य भी महत्वपूर्ण है, राज्यों का भी योगदान है, राज्य भी जरूरी है, ठीक है। कल की जो हमारी चर्चा रही है वो क्या रही? संघात्मक की रही है। कल के जो क्लास में बच्चे उपस्थित थे उनको पता है, ठीक है, उन सबको पता है। और देवानंद जी अगर कल की क्लास नहीं ली है तो कल की क्लास देख लेना। कल हमने चर्चा की कि हमारे भारतीय संविधान में कौन से ऐसे पहलू हैं जो भारत को संघात्मक दर्शाते हैं, जो भारत को क्या करते हैं? संघात्मक दर्शाते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे आपके भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को या एकात्मक लक्षणों को या एकात्मक के प्रावधानों को। आप क्यों कह सकते हैं भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं या एकात्मक प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? वो टॉपिक ये है कि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक पृष्ठभूमि को किस तरह दर्शाता है। हमारे यहाँ कल हमने पढ़ा संघात्मक राज्य होने चाहिए, राज्यों को योगदान दिया गया, राज्यों ऐसे किया गया, राज्यों के साथ इस तरह संबंध बनाए गए, राज्यों की लेकर हमारे संविधान में लिख दिया कि राज्यों के पास अलग से अधिकार होंगे, अलग से शक्तियां होंगी। कल हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात ये समझो कि सबसे पहला जिसमें नो डाउट बहुत सारे प्रावधान हम पढ़ेंगे, तो मैं एक काम करते हैं एबीसी लगा लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। अब मेरी सबसे पहली बात को समझना, मैंने कल आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, हाँ ना में फटाफट जवाब दिया करो, रिप्लाई तो दिया करो हाँ ना थम का, ठीक है। इससे ये पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और सब लोग सजग हैं, जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हो, ठीक है। देखो अब सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आपके यहाँ जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है ना। शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया है। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा। क्या किया? शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटा। कल मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि राज्य सूची में सामान्यतः राज्य की विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। कल हमने ये पढ़ा था। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि आपने देखा तो है, बाहर से ऊपर से दिख तो रहा है कि राज्यों को शक्तियां दी गई, राज्यों को राज्य सूची दी गई। आज तुम्हें यह पता चलेगा कि जितने भी विषय हैं, जितने भी जो भी सारे विषय थे, उन सभी विषयों का झुकाव जो है वो केंद्र की तरफ ज्यादा है, राज्य की तरफ नहीं है। मेरी बात को समझना। कल जो 3 विषय पढ़े थे, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उन विषयों को देखकर अब जो मैं बातें पढ़ाऊंगी, इन बातों को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैडम राज्य सूची तो नाम मात्र की है। देखा जाए तो राज्य के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का है। हम लोग अगर देखें ऊपरी सतही रूप में देखें तो हम संघात्मक है, परंतु अगर उसको डिटेल से पढ़े तो हम देखेंगे कि एकात्मक है। कैसे है? ध्यान से समझना। सबसे पहले बिंदु की मैं बात करूंगी विषयों का केंद्र की ओर झुकाव, विषयों का केंद्र की ओर झुकाव, या आप कह सकते हो राज्य सूची पर केंद्र का नियंत्रण। हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, बात को इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि मैं जो अनुच्छेद डिस्कस करूंगी ना, वो अनुच्छेद आप बाकी कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। वो अनुच्छेद जो है वो बाकी किसी चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो यही ध्यान से सुन लेना और यहां से ही उनको याद कर लेना, ठीक है ना, यहां से ही उनको याद कर लेना। अब देखो मेरी बात समझना, विषय का केंद्र की ओर झुकाव, या आप कह सकते हो राज्य सूची का केंद्र पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण। राज्य सूची का केंद्र पर नियंत्रण है। किस प्रकार नियंत्रण है ये देखो। सबसे पहले बिंदु की हम बात करेंगे। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 248। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 248। बात को ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 248 क्या कहता है? आप सबको पता है
बताओ अनुच्छेद 248 क्या कहता है? नहीं पता? सुनो मेरी बात, आप सबने ये सुना है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना अनीता जी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, हमने इन तीनों चीजों पे चर्चा की है, तीनों चीजों पे देखा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक चौथी सूची और है, एक चौथी सूची और है जिसे आप कहते हो अवशिष्ट की, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय। अब देखो ये अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, किन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया? तीन तो हमने पढ़े, संघ, राज्य और संवर्ती। चौथा आज हम चर्चा करेंगे। तो एग्जाम में, हालांकि मुझसे पहले भी कई बार बच्चों ने इस चीज का पूछा है, अवशिष्ट विषय किस अनुच्छेद में है? तो अवशिष्ट विषय आपको मिलेगा अनुच्छेद 248 में। किसके मिलेगा? 248 में। यूं मान के चलो, ध्यान से सुनना, क्या था आपके जब संविधान बना, ध्यान से सुनना, जब संविधान बना तब संविधान बनाने वालों ने जो विषय उनके सामने उस वक्त आए, संविधान बनाने वाले व्यक्तियों के सामने जो विषय उस वक्त उनके सामने आए, उन्होंने उन विषयों का बंटवारा कर दिया कि भाई ये संघ में, ये राज्य में, ये संवर्ती में। फिर किसी ने ये कहा कि चलो आज तो वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है, आज तो कोई विषय जरूरी नहीं है, परंतु आगे चलकर भविष्य में मान लो कोई नए विषय का विकास हुआ, तो अगर कोई नया मुद्दा या कोई नया क्षेत्र या कोई नया विषय पैदा हुआ तो क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी बात कह दी कि अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट रेसिडेंसी पावर, अवशिष्ट विषय होंगे, अवशिष्ट सूची होगी, जिसमें वो विषय डाले जाएंगे, जिसमें वो विषय शामिल होंगे जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में ही नहीं होंगे। ध्यान से सुनो, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जो विषय इन तीनों में नहीं होंगे वो सभी विषय किसमें होंगे? वो सारे विषय किसमें होंगे? अवशिष्ट विषयों में होंगे। वो सारे विषय जो है वो अवशिष्ट विषयों में होंगे। बात यहां तक समझ में आ गई? डन। तो क्या क्लियर हो गया? संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची में जो विषय नहीं है उन विषयों को संवर्ती सूची में डाला जाएगा और संवर्ती सूची के विषयों पर नियम, कायदे, कानून जो है वो बनाने का अधिकार संसद को है। तो अवशिष्ट विषय कौन से विषय? जो तीनों सूची में उल्लेखित नहीं। जैसे कि उदाहरण से समझो साइबर क्राइम। भाई पहले जब इतिहास में अगर हम बात करते तो संविधान बना, संविधान बना उस वक्त कंप्यूटर ही इतना प्रचलन में नहीं था, इंटरनेट की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई कंप्यूटर ही इतना प्रचलन में नहीं था, इंटरनेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ, लैपटॉप बने, फोन आए और फोन के साथ इंटरनेट जैसी आपकी बीमारियां भी आई। ठीक है, नो डाउट अच्छा है, तभी तो आप इंटरनेट और तभी तो आप और हम मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट है वो भी आया। अब इंटरनेट से कितने प्रकार के क्राइम हो सकते हैं ये उस वक्त हमें पता नहीं था, पर आज इंटरनेट आया। इंटरनेट से कितने प्रकार की जो बीमारियां हैं, कितने प्रकार की जो असुरक्षाएं फैल रही है, ठीक है ना, असुरक्षाएं फैल रही है। तो इन चीजों को देखते हुए साइबर क्राइम को कहां डाला? साइबर क्राइम को कहां डाला? अवशिष्ट विषयों में डाला। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया? साइबर क्राइम कहां है? उस वक्त तो जरूरी नहीं था, हो सकता है अगर उस वक्त हमारे पास साइबर क्राइम जैसा कोई विषय होता तो हम उसको संघ सूची में डाल देते, परंतु या राज्य सूची में डाल देते, परंतु उस वक्त विषय नहीं था। आज एक नया विषय बना साइबर क्राइम और साइबर क्राइम को हमने अवशिष्ट विषयों में जोड़ा और अवशिष्ट विषयों में कानून जो है वो संसद बनाएगी। बिल्कुल श्याम सुंदर जी सही कह रहे हैं, स्पेस भी डन। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी, अब मेरी बात को गौर से सुनना, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय किसके हाथ में? संसद के हाथ में, केंद्र के हाथ में। शक्तियां कैसी हो गई? एकात्मक हो गई, केंद्र के पास आ गई। अगली बात समझना, अगला अनुच्छेद तुम सब ने जहां तक है, अगर मैंने राज्यसभा तुमने मुझसे पढ़ी है, राज्यसभा अगर पढ़ी है तो ये अनुच्छेद पढ़ा होगा। क्या ये अनुच्छेद याद है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात को ध्यान से सुनना, प्रियंका काफी समय बाद दिखेगा क्लास में मुझे आज। देखो अनुच्छेद 249 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है, आपके दिल्ली पुलिस में एग्जाम, एसआई में शायद था, वो एसआई में पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, ये सीजीएल में भी एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 ये सिंपल सी बात कहता है, ध्यान से सुनना, ये जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची के विषयों को राज्यों को दिया गया। क्यों? क्योंकि ये राज्य के महत्व थे। ठीक है, ये राज्य सूची को दिया गया। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय थे, राज्य के विषय थे।
अब बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। अगर इसी राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का कोई विषय पूरे देश हित का हो जाए, राज्य सूची का अगर कोई विषय पूरे देश के हित का हो जाए, पूरे देश के हित का हो जाए, तब उस विषय को देश हित का घोषित करके उस विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। मेरे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना, शायद ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो कृषि, कृषि कृषि राज्य सूची का विषय, हाँ या ना? कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय। अब मान लो आपके यहां चारों तरफ अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, या मान लो सूखा, आप यूं कह सकते हैं कि जो कृषि है उसमें कीड़े लगने शुरू हो गए, कहीं भी जो है वो शुद्ध या कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में कृषि नहीं हो रही है। अब देखो कृषि जो है, जिस प्रकार भी आपके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना, अगर आपके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, आपके उत्पादन पे फर्क पड़ता है, कृषि पे कहीं फर्क पड़ेगा और उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। देखो हर राज्य में अलग अलग कृषि है, हर राज्य में अलग अलग कृषि है, तब तो राज्य सूची का विषय। राजस्थान अपने यहाँ कृषि पर नियम कायदे कानून बनाए, तमिलनाडु वाला अपने कृषि पर नियम कायदे कानून बनाए। परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनना, परंतु अगर सभी कृषि प्रभावित होती है, मान लो कोई ऐसा कोई, जैसे कि मान लो भी टिड्डी है, चलो टिड्डी जब पूरे भारत में फैल जाए, अब वो जो कृषि है वो किसका विषय हो जाएगा? अब राज्य की बजाय किसका हो जाएगा? केंद्र का विषय हो जाएगा, संघ का विषय हो जाएगा। तो एक एग्जांपल समझना, यहां तक बात क्लियर हुई? राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्र हित का, देश के हित का हो जाए, तब उस विषय पर नियम कायदे कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो इससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि राज्य सूची का विषय होते हुए भी, राज्य सूची का विषय होते हुए भी उस पर नियम कायदे कानून कौन बना रहा है? केंद्र बनाएगा। कैसे बनाएगा ये बात भी समझो। क्या होगा? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे होगा? राष्ट्रीय हित का घोषित करने के बाद उस विषय पर 1 वर्ष तक, ध्यान से सुनना, उस विषय पर 1 वर्ष तक संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा। बात समझे? हाँ या ना? देखो चीजों को छोटा करके पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा, वरना इस अनुच्छेद को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि बच्चा खुद समझ नहीं पाता है। तो राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय हित का घोषित करें, राज्य सूची के विषयों का राष्ट्रीय हित का घोषित करके उस पर, राष्ट्रीय हित का घोषित करने के बाद उस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। राज्य सूची का विषय परंतु 1 वर्ष तक, ठीक है ना, हमेशा नहीं, डेली नहीं, केवल 1 वर्ष तक उस पर नियम कायदे कानून जो है वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अब देखो ध्यान से सुनना, कैसे बनाएगी? उसे राष्ट्रीय हित का कैसे घोषित करेंगे? राज्यसभा में 2/3 उपस्थित व वैध मतों, वैध क्या कह सकते हैं? उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है वो राष्ट्रीय हित का घोषित करेगी, और राष्ट्रीय हित का घोषित करने के बाद में संसद 1 वर्ष तक उस पर कानून का निर्माण करेगी। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? क्या अनुच्छेद 249 समझ में आया? नहीं आया? फटाफट बोलो। सिंपल सी बात समझो। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करेगी कौन? राज्यसभा। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और उस विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर देगी, और राष्ट्रीय हित का घोषित होते ही उस पर नियम कायदे कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कितने साल तक बनाएगी? 1 साल तक बनाएगी। ये पॉइंट दिमाग में रखना। जैसे कृषि बताया, कृषि है तो राज्य सूची का, पर मान लो राज्यसभा ने कृषि को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया, है तो राज्य सूची का, परंतु राज्यसभा ने राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया, तो उस विषय, ध्यान से सुनना, उस एक पर्टिकुलर विषय पर कानून संसद बनाएगी 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद में वापस राज्य के पास आ जाएगा। बात यहां तक समझे? चलो तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरा जो आर्टिकल है वो भी बड़ा आसान सा है, वो है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद कौन सा है? 250। अब देखो अनुच्छेद 250 क्या कहता है? एक सिंपल सी बात समझो। राष्ट्रीय आपातकाल का नाम सबने सुना है ना? तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल
के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर नियम कायदे कानून है वो केंद्र द्वारा या संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत छोटी सी बात है बच्चों, ये जो बात है ये बहुत छोटी सी बात है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का जो है, ठीक है। रणवीर तसल्ली रखो, आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक नहीं होती है। देखो ट्रिक से बनोगे ना तो कभी ट्रिक भूल जाओगे तो सब गायब हो जाएगा। इससे बेटर क्या होता है, आप आर्टिकल्स को ना टुकड़ों में तोड़कर पढ़ो। जैसे मैं अभी जो आर्टिकल पढ़ा रही हूं ना, उन्हें टुकड़ों में तोड़ लो। उन्हें टुकड़ों में तोड़ने का मतलब कैसे हो गया, कुछ कुछ फिगर याद रखो, आपको याद रह जाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, लास्ट में बता दूंगी, टेंशन मत लो, ट्रिकों पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे क्लियर करो और टुकड़ों में पढ़ोगे ना उनको। जैसे राष्ट्रपति के आर्टिकल अलग याद कर लो, हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के अलग याद कर लो, हो जाएंगे। आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तो दो आर्टिकल है, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो बच्चों, आप तुम चाहोगे 395 याद हो जाए हमें सारे 395 आर्टिकल, एक बात कहूं, मुझे भी नहीं याद और किसी को याद नहीं होते। सिंपल सी बात समझो, मुझे भी नहीं याद, किसी को भी याद नहीं होते। यहां तक संविधान बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें भी याद नहीं होंगे, वो अलग बात है। किसी ने किताब लेकर रटने ही बैठ गया और पूरे अपने 10 साल जिंदगी में आर्टिकल रटे ही हैं, तो भले उसको याद हो सकते हैं। अनुच्छेद याद किसी को नहीं होते। वो क्या होता है, जैसे हम टॉपिक पढ़ाते हैं ना, राष्ट्रपति पढ़ाते हैं, तो एक बार हल्का सा देखना होता है कि भाई ये छोटे मोटे आर्टिकल है, ठीक है। तो वैसे टुकड़ों में पढ़ो, याद हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहो, कभी ना कभी हम लोग आर्टिकल्स की ट्रिक पे भी बात कर लेंगे। अब देखो अनुच्छेद 250 क्या कहता है, 250 ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, क्या लगी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, आपके यहाँ युद्ध की स्थिति पैदा हुई या किसी देश ने आक्रमण किया या आपके देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, इन तीनों स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और उस दौरान जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, राज्य सूची, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा होगी, घोषणा होते ही राज्य सूची के विषयों पर, जो राज्य सूची है तो राज्य के, परंतु आपातकाल लगते ही उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। आपातकाल लगते ही उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। अच्छा, क्या तुम्हें यह पता है आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक, खत्म होने से लेकर 6 महीने तक ये कानून जो बनाया है वो जारी रहेगा। और 6 महीने के बाद आपकी जो, जैसे आपातकाल खत्म होता है 6 महीने भी निकल जाते हैं, तब आपकी राज्य उस पर क्या कर सकती है, कानून को परिवर्तित कर सकती है। मान लो आपातकाल के दौरान केंद्र ने राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया, वो कानून कब तक जारी रहेगा, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक जारी रहेगा, ठीक है ना। 6 महीने तक जारी रहेगा और 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो अनुच्छेद 251, तो 251 में जैसे एक बात बताएं, जैसे रणवीर अभी आपने कहा था आर्टिकल याद नहीं होते, देखो एक छोटी सी बात समझना। जैसे अवशिष्ट है, अवशिष्ट में देखो ये क्या आ रहा है, अष्ट आ रहा है, मतलब अष्ट का मतलब 8 हो गया ना। जैसे मैंने जब पहली बार अवशिष्ट विषय याद किए थे ना, जब इसका अनुच्छेद याद किया था, तो मैंने ऐसे याद किया था अवशिष्ट, तो इसमें इष्ट आ रहा है, तो इष्ट मतलब 8 हो गया, इष्ट मतलब 8 हो गया ना। तो यहां मैंने याद किया 8, तो 8 में याद हो गया 248। इसे याद कर सकते हो तो 4 को 2 से गुणा करो तो 8 आ गए। तो ये इस तरह याद हुआ पहला पॉइंट। तो फिर दूसरा क्या हुआ, ये 251 याद करने का एक जो ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से सुनना। जब तुम्हें 51 रुपए दिए जाते हैं, 251 दिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, मान लो मैंने तुम्हें 51 रुपए दिए, एग्जाम्पल से समझना, 51 रुपए दिए तो मैंने तुम्हें 50 दिए और एक रुपया दिया, मतलब 2 चीज मिलकर 51 हुआ ना। बात को समझो विजय, बात को समझो, दो हिस्से, एक तो 50 रुपए और 1 रुपए, दोनों मिलकर 51 हुए ना। वैसे ही ध्यान से सुनना, ये अनुच्छेद 251 क्या कहता है, 251 कहता है 249 तथा अनुच्छेद 250, बात को गौर से समझना, ये कहता है अनुच्छेद 249 और 250, अगर इन अनुच्छेदों के द्वारा संसद ने कोई कानून बनाया, मतलब इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में अगर संसद ने कोई कानून बनाया, तब अगर वह कानून राज्य में या राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव बनाता है,
टकराव पैदा होता है। मान लो राज्य ने कानून बना रखा है, मान लो राज्य ने कानून बना रखा है और केंद्र ने कानून बना दिया। अब दोनों के कानून में जब टकराव होता है, राज्य के और केंद्र के कानून में जब टकराव होता है, तब केंद्र का कानून मान्य होगा, तब केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा। मेरी बात को यहां समझे, ठीक है। बिल्कुल चारण जी आप सही कह रहे हैं। अनुच्छेद आपके 352, 356, 360, 352, 356 और 360 में जो है वो आपातकालीन शक्तियां हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गलत नहीं कह रहे हो। डन, बात को यहां समझे। देखो 351 मतलब दो चीजें मिलकर बनती है, बात को समझो। 51 रुपए क्या होता है, 50 + 1 2 से मिलकर बनता है ना। तो अनुच्छेद 249 और 250 इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा, ध्यान से सुनना, इन दोनों अनुच्छेदों में अगर राज्य सूची पर संसद ने कोई कानून बनाया है, राज्य सूची पर अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और वो कानून जो है वो राज्य द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है, या राज्य ने जो कानून बनाया उसके अलग कानून बनाता है, या राज्य के कानून का खंडन करता है। मान लो एक तरफ तो आपातकाल लगा, या तो इस पॉइंट पर या यहां, इन दोनों परिस्थितियों में केंद्र ने कानून बनाया और वो कानून राज्य के कानून का उल्लंघन करता है, वो कानून राज्य के कानून का उल्लंघन करता है, तो उस परिस्थिति में जब केंद्र और राज्य इन दोनों के कानून आपस में टकराएंगे तो केंद्र का कानून मान्य होगा। क्या होगा, तब केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा। बात यहां समझे। मैंने इन दो अनुच्छेदों का मोस्टली, क्योंकि इस अनुच्छेद 251 में लिखा है 249 और 250, इन दोनों अनुच्छेदों, इन दोनों परिस्थितियों में अगर संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून, अगर वह कानून जो संसद ने बनाया है, अगर वह कानून राज्य के कानून का उल्लंघन करता है, तो उस परिस्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। सिंपल सी बात समझो, केंद्र राज्य के अगर कानून आपस में लड़ाई करते हैं तो केंद्र का कानून जीतेगा अनुच्छेद 251 के द्वारा। पॉइंट यहां तक क्लियर। डन, आगे बढ़े। चलो, ये तीनों आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल हो गए, 3 नहीं 4 आर्टिकल हो गए। इन चारों अनुच्छेदों को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हर जगह केंद्र 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 केंद्र? सोचो, जबकि राज्य सूची तो राज्य का विषय है, राज्य सूची तो राज्य का विषय है, परंतु हर जगह केंद्र केंद्र केंद्र, यहां केंद्र, यहां भी केंद्र, संसद, यहां भी केंद्र और यहां भी केंद्र, सब कुछ केंद्र को दे रखा है। शक्ति कैसी हो रखी है, एकात्मक हो रखी है। आगे देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये आपके 4 आर्टिकल है, याद करने पड़ेंगे, नो डाउट, कोई सॉल्यूशन नहीं है। डन। अब देखो आरती, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 251 में, 249 में क्या था? अच्छा, 249 में कुछ नहीं है। 249 में सिंपल सी बात समझो, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का, मतलब पूरे देश का महत्वपूर्ण विषय घोषित करके उस विषय पर कानून संसद बना सकती है। ठीक है, पूरे देश के विषय का क्या होगा, राज्य सूची का विषय क्या होता है, राज्य के हित का होता है, हर अलग अलग राज्य के हित का होता है। उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करके हम उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे देते हैं, संसद को दे देते हैं। अनुच्छेद 248 में सिंपल सी बात, जो 3 सूचियां हैं, उन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय है, उस विषय को अवशिष्ट विषय में जोड़ेंगे और अवशिष्ट विषय पर कानून संसद बनाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो अगला पॉइंट है, तुमने ये तो पढ़ लिया 251 में क्या है, अब पढ़ो 252 में क्या है। अब बात कर लेते हैं 252 में क्या है। अब देखो 252 में जो है वो सिंपल सी बात कही गई है। हालांकि आर्टिकल कौन सा, ये 5वां है क्या अपना? 4 तो पढ़ लिए थे, 5वां था जहां तक मुझे पता है। देखो अनुच्छेद 252, अब देखना, इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे? 2 के बीच में 5 है ना, 2 के बीच में 5 है, तो बात को गौर से समझना। यहां क्या कहा, यहां कहा गया कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य सूची के विषय पर कानून आप बना दो। सिंपल सी बात समझना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं वो केंद्र से रिक्वेस्ट, केंद्र से अनुमोदन, या कह सकते हैं केंद्र से
एक तरह से अनुमति लेते हैं, केंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून बना दीजिए। बात को क्लियर समझे, हाँ या ना? सिंपल सी बात क्या है, दो या दो से अधिक जो राज्य हैं वह अपनी अनुमति से केंद्र को कानून बनाने के लिए कहते हैं, अपनी अनुमति से केंद्र को कानून बनाने के लिए कहते हैं और राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है। अब इसमें एक कंडीशन ध्यान से सुनना, एक कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन सिंपल सी बात कहता है, जिन राज्यों ने अनुरोध किया है, जिन राज्यों ने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है, केवल उन्हीं राज्यों के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। मान लो राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी, इन चारों राज्यों ने कहा कि भाई केंद्र आप हमारे लिए ना हमारे राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दो। बात को समझना, ये 4 राज्य हैं, चारों राज्यों ने क्या कहा, केंद्र से रिक्वेस्ट की कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून बना दो। तो केंद्र, ध्यान से सुनना, केंद्र अब संसद इस राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाएगा वो राजस्थान, एमपी, बिहार और यूपी यही लागू होगा। ये जो कानून जो राज्य सूची ने जो केंद्र ने बनाया, ये कानून जो है ये उत्तराखंड में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के राज्य ने रिक्वेस्ट नहीं की थी। बात समझ गए मेरी, जो मैं समझाना चाह रही हूं? मैं इतना कहना चाह रही हूं, 2 या 2 से अधिक, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया, इन दोनों के बीच में 5 आ गए ना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि केंद्र से अनुरोध करते हैं कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बनाओ, तो संसद उस विषय पर कानून बनाती है, और उस विषय पर बनाए गए कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जिन राज्यों ने अनुरोध किया था, सभी राज्यों में लागू नहीं होंगे। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया? तो याद भी होना चाहिए, रणवीर याद हो गया ना, 2 या 2 से अधिक, गुंजन याद भी हो गया, 2 या 2 से अधिक, पॉइंट यहां से समझे? अच्छा, अगला देखो, अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 253। अगला अनुच्छेद कौन सा है? 253। अब देखो 253 को कैसे याद करना है, 253 में पहले क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक बात समझना, एक सिंपल सी बात समझना, आपके यहां मान लो अंतरराष्ट्रीय संधि, आपके यहां संघ सरकार ने कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता किया, गौर से सुनना मेरी इस बात को, अगर अंतरराष्ट्रीय आपके यहां संघ सरकार मतलब केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौता किया, अंतरराष्ट्रीय संधि की या समझौता किया है, संधि या समझौता किया किसने? संघ सरकार ने। अब बात को एक उदाहरण भी दूंगी मैं आपको, टेंशन मत लो। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता किया किसने? संघ सरकार ने, ठीक है, समझौता कर लिया संघ सरकार ने, परंतु इस संधि और समझौते से जो विषय जुड़ा विषय अगर राज्य सूची का है, मेरी बात को अच्छे से गौर से सुनो, क्या विषय है? ध्यान से सुनना, संघ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कोई संधि और समझौता किया, अंतरराष्ट्रीय कोई संधि और समझौता किया, और उस समझौते से जो विषय जुड़ा है, उस समझौते से अगर कोई विषय जुड़ा है और वो विषय अगर राज्य सूची का है, अगर वो विषय राज्य सूची का है, तो उस विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। उस विषय पर कानून कौन बनाएगी? कानून सुनील कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। सिंपल सी बात समझो, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देती हूं, मानवाधिकार आयोग, या आप एक काम करते हैं लोकपाल का ले लेते हैं, अभी अपन ने पढ़ भी रखा है लोकपाल, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था लोकपाल। अब देखो क्या होता है, संसद में प्रस्ताव रखा कि भाई लोकपाल होना चाहिए, फिर इसी प्रस्ताव में यह भी लिख दिया कि प्रत्येक राज्य 1 साल के अंदर जो है वो अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त जो है वो नियुक्त करे। क्या कहा? लोकायुक्त नियुक्त करे। तो हुआ क्या, जब इस प्रस्ताव को संसद में रखा,
संसद में जब इस प्रस्ताव को रखा कि भाई लोकपाल जो है उस संस्था को शुरू किया जाए, लोकपाल तो संस्था है, उसको तो शुरू किया जाए, और लोकायुक्त, सभी राज्य अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करें, लोकायुक्त की क्या करें, नियुक्ति करें। अब संसद में बैठे जो व्यक्ति थे उन्होंने इस लोकायुक्त की बाध्यता को, ध्यान से सुनना, इस लोकायुक्त की बाध्यता का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और विरोध इस बात का किया कि भाई लोकायुक्त तो राज्य का विषय है, लोकायुक्त तो राज्य का विषय है, राज्य की मर्जी हो तो लोकायुक्त नियुक्त करे, राज्य की मर्जी ना हो तो लोकायुक्त नियुक्त न करे। ये तो राज्य की मर्जी है, आप तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हो राज्य के साथ में। तो यहां ध्यान से सुनना, यहां सरकार ने कहा लोकपाल मतलब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम लोग यूएनओ से वादा करके आ गए। क्या कहा? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने यूएनओ से वादा करके आ गए, यूएनओ में हमने संधि कर ली कि भारत में हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त का पद का सृजन किया जाएगा। आप सोचो मैडम इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर आपने कोई भी विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि कर ली और अगर वो संधि का विषय राज्य सूची का है, अगर उस संधि का विषय राज्य सूची का विषय है, तो उस पर कानून जो है, उस पर जो कानून है वो संघ सरकार मतलब संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया? तो ये ठीक है, समझ में आ गया? अगला अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद बहुत सिंपल सा है और ये अनुच्छेद आप लोग कई बार मुझसे पूछते भी हो, वो है 254। अगला अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? 254। अब 254 क्या है ये समझो। 254 में आप कई बार मुझसे पूछते हो ना कि मैडम समवर्ती सूची विषय है, आप पूछते हैं समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाए, राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए, दोनों कानून बनाए। बाई चांस मान लो राज्य ने कोई कानून बनाया और केंद्र ने कोई कानून बनाया, राज्य ने कोई कानून बनाया, केंद्र ने कोई कानून बनाया और उन कानूनों के बीच में विरोध पैदा हो गया। क्या हो गया? उस कानून के बीच में विरोध पैदा हो गया, टकराव पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य ने कानून बना रखा था और केंद्र ने उससे विरुद्ध कानून बना लिया। राज्य ने कानून बना रखा था, केंद्र ने उससे विरुद्ध कानून बना लिया, दोनों में विवाद पैदा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। तो बताओ किसको माने जाएगा? जब दोनों में विरोध पैदा हुआ, दोनों में जब लड़ाई हुई, तो मुझे ये बताओ किसको मान्यता देंगे, किसकी बात की वरीयता होगी, किसको तवज्जो देंगे, किसकी चलेगी, राज्य की या केंद्र की? राज्य की चलेगी या केंद्र की चलेगी? मुझे ये बताओ। बिल्कुल सबका सही जवाब है। किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी। वो कानून मान्य होगा जो संसद ने बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो कानून मान्य होगा जो किसने बनाया? जो संसद ने बनाया। बात यहां तक क्लियर हो गई? बिल्कुल, सब शाबाश, सब होशियार बच्चों। थोड़ा तो क्या मेरे संगत का भी असर है ठीक है ना, नो डाउट। यहां तक क्लियर हो गया? तो बच्चों अभी तक जो तुमने अनुच्छेद देखे हैं, मेरी बात को गौर से सुनना और जवाब देना। अभी तक जो तुमने अनुच्छेद देखे, क्या तुम्हें कहीं भी लगता है कि उन अनुच्छेदों में राज्य का कोई योगदान है? उन अनुच्छेदों में तुम्हें देखकर यूं लग रहा है कि राज्य सूची को तो केवल नाम से जोड़ दिया, बाकी राज्य सूची पर अधिकार तो पूरा केंद्र का है। राज्य सूची को तो केवल नाम से ही जोड़ दिया, उस पर अधिकार तो पूरा ही केंद्र का है। बात यहां तक क्लियर समझ में आ गई? यहां कोई डाउट? जितने बच्चे, लगभग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे हाना में फटाफट जवाब तो दो। मुझे अनीता, आरती, ललिता इन्हीं के जवाब मिलते हैं, आशीष है उसके जवाब मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे बच्चे शांति से पढ़ते हो, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। पर एक बार मुझे ये तो बता दो कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, 2 या 2 से अधिक अगर राज्य रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट पर कानून बनाएगी संसद, और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कानून उसी पर लगेगा। दूसरी बात 253 क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता अगर करके आ जाए संघ, अगर संघ जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि और समझौता करके आ जाए, तो उन समझौते से जुड़े विषयों पर कानून जो है वो राज्य सूची बनाएगी। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो 254 में हमने ये राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी, ठीक है। और अगर 254 अगर 54 व्यक्ति लड़ाई करते हैं, यूं मान के चले
समवर्ती सूची में मतलब 54 व्यक्ति लड़ाई करते हैं, मतलब राज्य और केंद्र में लड़ाई होगी अगर समवर्ती सूची के विषय पर, तो कानून जो है वो कौन बनाता है? कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है। बात यहां तक क्लियर हो गई? ये तो मैंने तुम्हें केवल एक ही बात पढ़ाई है। इन सभी बात को देखकर नहीं लगता कि कानून या अधिकार सारे किसके पास? संसद के पास। कानून अधिकार किसके पास? संसद के पास में है। अब मेरी बात को सुनो, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा, ये हमने क्या किया? केवल पहला पॉइंट पढ़ा। रमेश बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो। ये क्या किया? ये केवल जो है ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। ए पढ़ लिया, बी की बात कर लेते हैं। ए पढ़ लिया, बी की बात कर लेते हैं। मैं टॉपिक और हेडिंग इसलिए नहीं हटाती क्योंकि बच्चा जो है नया भी आता रहता है, जुड़ता रहता है, वो बार बार में ये पूछे कि मैडम क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। उससे बेटर है मैं टॉपिक को लिख देती हूँ, ठीक है ना। टॉपिक को मैंने लिख दिया जिससे जो बच्चा है नया भी जुड़ता है तो वो टॉपिक देख लेता है, और टॉपिक में भी उसको ये पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है। टॉपिक में भी उसको पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ रहा है। मैं इसलिए हेडिंग नहीं हटाती तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो बी, पहला पॉइंट पढ़ा कि सारे जो विषय है वो सारे केंद्र की तरफ है, वो सारे विषय केंद्र की तरफ है, और बहुत मतलब राज्य सूची का जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य के पास कम और केंद्र के पास ज्यादा है। अब बात समझो, अगली जो बात है वो हम ये पढ़ेंगे। अगली जो बात है, जो अगला जो हमारा विषय वो ये है, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना। अब बात को सुनना। अब आप कहते हैं कि मैडम राज्य के पास शक्तियां हैं। अब आज आपको पता चलेगा कि राज्य के पास शक्तियां हैं या केंद्र जो है वो उन्हें हर वक्त कोई ना कोई दिशा निर्देश, कोई ना कोई बातचीत या कोई ना कोई आदेश जारी करता ही रहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहला मैं अनुच्छेद ले लेती हूं आपका, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद सबसे पहला जो है वो अनुच्छेद 257 ले लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहेगा वो ये है 257। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात मुझे बताओ कि इंडियन रेलवे किसका विषय है? फटाफट जवाब दो। रेलवे जो है वो किसका विषय है? 257 की बात करेंगे, 256 की नहीं। 257 रेलवे किसका विषय है? बताओ, रेल किसका विषय है? केंद्र का विषय। बिल्कुल सही कह रहे हो सब लोग, बिल्कुल सही है, केंद्र का विषय, संघ सूची का विषय, नो डाउट। बट मुझे ये बताओ, रेलवे पटरियां कहां है? पटरियां केंद्र में है क्या? चलो फटाफट जवाब दो। संघ सूची का विषय है केंद्र, मतलब आपकी जो रेल है, रेल संघ सूची का विषय, रेल संघ सूची का विषय। पटरियां कहां है? उस रेल की पटरियां कहां है? रेल की पटरियां कहां है? केंद्र में है क्या? नहीं, रेल की जो पटरियां हैं वो राज्य में है। रेल जो है वो विषय केंद्र का है, परंतु पटरियां कहां है? राज्यों में है। अब मुझे देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलाएगी रेल चलाएगी संघ सूची केंद्र तो रेल चलाएगी, परंतु उस रेल जो जिन पटरियों पर चलती है उन पटरियों की मरम्मत कौन करेगा? राज्य करेगा। उन पटरियों की मरम्मत कौन करेगा? राज्य करेगा। चलो एक और बात सुनो, संचार, कम्युनिकेशन संचार जो है वो किसका विषय है? बताओ, संघ का या राज्य का? कम्युनिकेशन संचार किसका विषय है? संचार कम्युनिकेशन किसका विषय है? बताओ किसका विषय है संचार? फटाफट जवाब दो। संचार कम्युनिकेशन जो है वो किसका विषय है? आरती अगर 255 256 अगर जरूरी होता तो हम डिस्कस कर लेते, ठीक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संचार किसका विषय? केंद्र का विषय, ठीक है ना। संचार किसका विषय? केंद्र का विषय है, केंद्र का विषय है। परंतु आपके यहाँ जो संचार कम्युनिकेशन है उसके लिए टावर लगाने होते हैं और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, वो कौन मैनेज करेगा? राज्य। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, संचार का पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में, संचार का पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में, परंतु उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखरेख कौन करेगा? राज्य करेगा। रेल, इंडियन रेलवे से जो भी इनकम होगी केंद्र के पास जाएगी।
ठीक है, जो भी इनकम होगी केंद्र के पास जाएगी, जो भी ट्रांसपोर्ट का या जो भी अधिकार है वो रेलवे को लेकर सारे अधिकार केंद्र के पास, रेल को लेकर सारे अधिकार केंद्र के पास, पर उस रेल की मरम्मत, उन पटरियों की मरम्मत, उनके देख रेख कौन करेगी? राज्य करेगी। तो देखो इस बात को समझना, मेरी इस बात को समझना, अनुच्छेद 257 क्या कहता है? संघ सरकार अपने साधनों जैसे संचार हुआ, संचार व रेल पटरियां, संचार हुआ, रेल पटरियां हुई, संचार रेल पटरियों के लिए की सुरक्षा या उनकी मरम्मत, मेंटेनेंस के लिए, संचार या रेल पटरियों की मेंटेनेंस के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकती है। मतलब संघ सरकार चाहे तो वो क्या करेगी? जो उसके संसाधन है, जो उसके साधन है, जो राज्य में मौजूद है, भाई केंद्र के जो साधन है वो कहां मौजूद है? राज्यों में मौजूद है। उन संसाधनों की देखरेख, उनकी सुरक्षा, उनकी मरम्मत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। किसको? राज्यों को। किसको जारी करेगी? राज्यों को। मैं यही बात समझाना चाह रही थी। रेल विषय तो संघ का है, परंतु उस पर सुरक्षा, उसका मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग का काम राज्य करेगी। क्यों? क्योंकि केंद्र जो है वो राज्य को निर्देश देगी। केंद्र जो है वो राज्य को क्या देगी? निर्देश देगी। चलो अच्छा, एक और दिमाग में भी आर्टिकल आया, अनुच्छेद 339 क्या कहता है? अनुच्छेद 339। अब इस अनुच्छेद 339 में एक चीज गौर से सुन लेना, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु केंद्र राज्य को निर्देश देता है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति वो ने बोला है, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संघ जो है, केंद्र जो है वो राज्य को निर्देश देता है। अब भाई अकेले को राज्य की जिम्मेदारी है क्या कि वो अनुसूचित जातियों का ध्यान रखे? अकेले राज्य की जिम्मेदारी है? नहीं। बट संघ सरकार जो है वो अनुसूचित जाति के कल्याण के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। किसके लिए? राज्य के लिए। ठीक है घनश्याम, अभी खर्चे की बात तसल्ली रखो, खर्चा जो होगा उसकी बात करेंगे वित्तीय व्यवस्थाओं में, चर्चा करूंगी, निश्चित रहो। ठीक है ना? पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? एसटी के कल्याण के लिए केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को क्या देगी? निर्देश देगी कि तुम्हें कल्याण करना है। ऑर्डर, सीधी सी बात समझो, ऑर्डर की। चलो अच्छा, एक और चीज अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 365। अब बच्चे मुझसे कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन ये तैयार होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये बताओ, किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में मिलेगा। राष्ट्रपति शासन किस, मेरी इस चीज का जवाब दो, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर? राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन क्या है? ठीक है 356। राष्ट्रपति शासन 356 है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना, 301 तो है अपने पास 65 और एक है 356। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं ना तो मैं 100% कह सकती हूँ बच्चा पूरे तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज होकर रहोगे अगर मैं क्वेश्चन बनाती हूं। इन दोनों अनुच्छेदों के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना, ठीक है ना? महेश 360 है, 370 नहीं है। ठीक है 365 ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य को केंद्र ने अगर कोई निर्देश जारी किए, राज्य को केंद्र ने कोई निर्देश जारी किए और राज्य ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया, अगर राज्य ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे संवैधानिक विफलता मानी जाएगी।
तो उसे संवैधानिक विफलता मानी जाएगी। और संवैधानिक विफलता पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, संवैधानिक विफलता पर 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखो बात कितनी गहराई से समझा रही हूं, और आपको समझनी भी है, कितनी गहराई से बात को समझना है। मैंने यहां कहा भाई आदेश देगी, संघ सरकार राज्य को आदेश देगी, संघ सरकार राज्य को आदेश देगी, ठीक है, संघ सरकार राज्य को आदेश देगी। मैंने यहां एक बात कही, आप पूछोगे भी मैडम मान लो राज्य बात मना कर दे कि नहीं मानूंगा, जैसे आप लोग करते हो ना कई बार घर वालों को मना नहीं करना, वैसे मान लो अगर राज्य मना कर दे, सिंपल सी बात समझो, अगर राज्य मना कर दे, राज्य मना कर दे, तो राज्य अगर उस काम को, उस दिशा निर्देश के लिए मना कर दे तो उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा? संवैधानिक विफलता माना जाएगा। और संवैधानिक विफलता के आधार पर 356 से आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। देखो संवैधानिक विफलता का मतलब यह नहीं हुआ कि राज्य में संविधान का उल्लंघन हुआ, यहां भी तो संविधान लिखा है ना, संविधान में यह भी तो लिखा है कि भाई बड़ों की बात माननी है, केंद्र की बात माननी है। अगर राज्य केंद्र की बात नहीं मानेगा इसका मतलब वो संविधान में लिखी हुई बात को नकारता है। अगर वो केंद्र का आदेश नहीं मान रहा तो राज्य जो है वो संविधान में लिखी हुई बात को नकारता है और उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मेरा तुम लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि मुझे ये बताओ, ये इस चीज का एग्जांपल देना कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहता है। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो स्टार बॉय, अनीता, नेमीचंद, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना सुनील। प्रश्न ये है, संवैधानिक विफलताओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद द्वारा लगाया जा सकता है? गलत बात है, गलत बात है, गलत है बिल्कुल। अंजू, राजू और विजय, घनश्याम, अनीता, बिल्कुल। अरे गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग? मैं तभी तो कह रही हूं ना, मुझे कंफर्म पता है तुम लोग पढ़कर भी दिमाग कटाओगे। क्यों बेटा? मैंने एक चीज समझाई तुम्हें, मैंने यहां क्यों लिखा है, ये मैंने ये क्यों लिखा, इसका कनेक्शन समझो। संवैधानिक विफलता, मैंने क्या कहा, 365 में केवल इतना लिखा है कि अगर राज्य ने बात नहीं मानी तो वो संवैधानिक विफलता माना जाएगा, बस इतना ही लिखा है। संवैधानिक विफलता माना जाएगा, बस इतना ही लिखा है। संवैधानिक विफलता के आधार पर 356 में लिखा है, 356 में क्या लिखा है? संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये बात कहता है 356। राष्ट्रपति शासन लगेगा ये कहता है 356, ठीक है ना? तो दोनों चीजों में डिफरेंस क्या हुआ? मुझे पता था गलती कंफर्म करोगे, मुझे पता था ना गलती कहां करोगे, स्टूडेंट तो मेरे ही हो, इसलिए चीजों को समझो। राष्ट्रपति शासन लगेगा ये कहता है 356, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये एक अलग बात है, ये क्या है? एक अलग बात है। इसी के साथ एक बात को और जोड़कर पढ़ो कि अगर राज्य केंद्र की बात नहीं मानता, अगर राज्य केंद्र की बात नहीं मानता तो उस बात को असंवैधानिक माना जाएगा। ये एक अलग बात है। पढ़ते नहीं होगा जैसे कि अपन वेन डायग्राम पढ़ते हैं, ये अलग है और ये एक अलग बात है, ये बात अलग है और ये बात अलग है। ये बात 365 में है और ये बात 356 में लिखी हुई है। इसलिए कभी भी नियर फ्यूचर, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो, कभी भी क्वेश्चन ये देखो कि संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा? 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये बात 356 कहता है, बाकी कोई अनुच्छेद नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? दूसरी बात समझना, किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्य, किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्य अगर केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन न करे तो उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा। बात को, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। राज्य
केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करे, अगर राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करे तो उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा, उसे संवैधानिक विफलता माना जाएगा। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 365 कहता है। दिनेश, इसमें लिंग एक शब्द है, एक शब्द जो है वो लिंग जोड़ता है, और वो लिंग कौन सा जोड़ता है? संवैधानिक विफलता। ठीक है ना, लिंग कौन सा जोड़ता है? संवैधानिक विफलता जो है वो लिंग जोड़ता है, इतना ध्यान रखो। ठीक है ना, शब्दों में बहुत फेर चलता है, पॉलिटिकल साइंस के जो शब्द होते हैं उन्हीं में ही बहुत ज्यादा गोलमाल चलता है, यूं मान के चलो, उन शब्दों पर ही ज्यादा फोकस होना पड़ता है आपको कई बार तो। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक आर्टिकल मुझे और याद आ गया, एक आर्टिकल और याद आ गया, देख लो, थोड़ा सा सुन लो। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे काम का तो नहीं है, मुख्यतः थोड़ा सा सुन लो, बस थोड़ा सा सुन लो, कुछ नहीं, 5 मिनट की बात है। अनुच्छेद 350 क में, ठीक है ना, अनुच्छेद 350 क में क्या लिखा है? 350 क में केवल इतनी सी बात लिखी है कि राज्यों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो राज्य है उन राज्यों में जो प्राथमिक शिक्षाएं होती है, जैसे आपके फर्स्ट सेकंड क्लास, एलकेजी, नर्सरी वाली जो छोटी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, छोटी क्लासेस होती हैं, तो राज्यों को संघ ये कह सकता है, मतलब केंद्र ये आदेश जारी कर सकता है कि राज्य जो है वो अपनी प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें? मातृभाषा हिंदी का इस्तेमाल करें। मतलब केंद्र से ऊपर से आदेश जारी हो सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में शुरू की जाए, ऐसा आदेश जारी हो सकता है। बस सिंपल सा ध्यान रखना है, बस क्या करना है? सिंपल सा आर्टिकल को हल्का सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। डन, ये पॉइंट क्लियर? तो अब मैंने आपको जो इसका दूसरा हिस्सा था वो भी मैंने पढ़ा दिया कि कौन कौन से ऐसे काम या कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन अनुच्छेदों में केंद्र जो है वो राज्य को आदेश जारी करता है। केंद्र जो है वो क्या करता है? आदेश जारी करता है, ऑर्डर देता है, राज्य को ऑर्डर देता है। ये हमारी हो गई दूसरी बात। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बिंदु की। अब हमारे किसकी बात कर लेते हैं? तीसरे पॉइंट की। और तीसरा पॉइंट मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, याद है क्या? राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व न होना। कल मैंने तुम्हें एक पॉइंट पढ़ाया था राज्यसभा वाला, याद है क्या आशीष स्टार बॉय शायद कल क्लास में थे। कल मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि राज्यसभा होने मतलब हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था होना। राज्यसभा होना मतलब हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था होना। और आज मैं कहती हूं यही राज्यसभा जो है वो एकात्मक को दर्शाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। कल मैंने राज्यसभा को पढ़ाया था, ठीक है ना। महेश क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में महेश यादव अपना क्वेश्चन पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है ना। अब देखो मैंने कल पढ़ाया था कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा होने का मतलब क्या है रोशन? कल पढ़ा था संघात्मक। राज्यसभा है संघात्मक बताया। आज जो है मैं तुम्हें यह कहती हूं राज्यसभा एकात्मक को भी दर्शाता है। राज्यसभा क्या करता है? एकात्मक को भी दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? समझो मेरी बात को। राज्यसभा में हर राज्य से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जैसे मान लो गोवा से कितने आते हैं? एक आता है। अब मुझे एक बात बताओ, वो गोवा से जो एक व्यक्ति आ रहा है, क्या वो गोवा का संरक्षण, क्या वो गोवा को बचा सकता है? क्या वो गोवा को संरक्षण प्रदान कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। मेरी बात को समझो। अच्छा, राज्यसभा में 31 सदस्य कहां से आ रहे हैं? 31 मेंबर कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं। तो देखो जो यूपी वाले हैं वो तो अपने राज्य का फिर भी संरक्षण कर सकते हैं, अपने राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि 31 सदस्य आ रहे हैं, मायने रखते हैं।
परंतु मुझे ये बताओ, गोवा से तो एक ही आ रहा है बेचारा, गोवा से एक ही आदमी आ रहा है, तो क्या वो गोवा के विरुद्ध में कोई कानून बनेगा तो क्या उसको बचा सकता है? क्या नहीं बचा सकता ना। आप सोचो, आपके यहां अमेरिका में जो सदन है, अमेरिका में जो सदन है, उस सदन में एक व्यवस्था है। सदन की बड़ी विशेष बात है, क्यों? क्योंकि उस सदन में प्रत्येक राज्यों से दो व्यक्ति फिक्स आएंगे। चाहे जनसंख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनसंख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु दो आएंगे, ये फिक्स कर रखा है। ये क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। हमारे यहां फिक्स तो है नहीं भाई, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा आदमी। अब मुझे बताओ, जो गोवा है, गोवा को तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि गोवा का तो एक ही व्यक्ति बैठा है राज्यसभा में, गोवा का तो एक ही व्यक्ति राज्यसभा में बैठा है। अगली बात समझो, दमन है, द्वीप है, दादर नागर हवेली है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश से तो एक भी आदमी नहीं आता। दमन, द्वीप, दादर नागर हवेली से तो एक भी आदमी नहीं आता। अंडमान निकोबार से एक भी आदमी नहीं आता। आपके लक्षद्वीप से एक भी आदमी नहीं आता। तो मुझे बताओ, लक्षद्वीप का संरक्षण कौन करेगा? अंडमान निकोबार का संरक्षण कौन करेगा? तो हमारे यहां राज्यसभा में क्या है, सभी राज्यों से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि आते हैं। बिल्कुल, राजस्थान से 10 आते हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अगली बात सुनना, राज्यसभा में 12 आदमी तो राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। बात को, कॉन्सेप्ट को समझना, 12 आदमी तो राष्ट्रपति अपने बिठा देता है। सोचो, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 आदमी, संख्या टोटल 245 तो संख्या है, और उसमें से भी 12 आदमी राष्ट्रपति अपने खुद के बिठा देता है। तो मुझे बताओ, एकात्मक हुई व्यवस्था? तो देखा जाए तो एकात्मक हुई। अच्छा, तीसरी बात और एक और सुन लो, राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के तुलना में बहुत ही कम है। राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। अब सोचो, राज्यसभा में देखा जाए तो साधारण विधेयक शक्ति किसके पास? लोकसभा के पास। क्यों? अगर साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला ली तो संयुक्त बैठक जीतेगा कौन? लोकसभा जीतेगी। धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर तो पावर ही नहीं है, सारी पावर किसके पास? लोकसभा के पास। इकलौता जो संविधान संशोधन होता है ना, ये जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, इस संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति होनी जरूरी होती है। क्या होता है? दोनों की स्वीकृति होनी जरूरी होती है। अगर ये मना कर दे, ये हाँ कर दे तो भी नहीं चलेगा, ये हाँ कर दे, ये मना कर दे तो भी नहीं चलेगा। दोनों हाँ करेंगे तभी संविधान में संशोधन होगा, वरना संशोधन नहीं होगा। तो आप खुद सोचो, राज्यसभा के पास में इन तीनों क्षेत्र में तो कोई शक्ति ही नहीं है, केवल और केवल संविधान संशोधन के क्षेत्र में ही क्या है? शक्ति है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? तो राज्यसभा के समान प्रतिनिधि न होना, यहां तक कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में शक्तियां भी कम मिली हैं, यहां तक कि 12 तो व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति खुद ही अपने मनोनीत कर देता है। तो राज्यसभा भी हमारे संघात्मक को दर्शाती नहीं है। बात को समझना, हमने जो बातें संघात्मक में पढ़ी हैं, उन्हीं बातों की आलोचना करते हुए हम एकात्मक को पढ़ रहे हैं। जो बातें संघात्मक में पढ़ी, उन्हीं बातों की आलोचना कर रहे हैं और उसे कहां पढ़ रहे हैं? एकात्मक में पढ़ रहे हैं। बात समझे? तो ये आपका सी, तीसरा बिंदु भी क्लियर हो गया। चौथे बिंदु की बात कर लेते हैं, वो है अखिल भारतीय सेवा। अब देखना, फिर इस बात को ऊपर गौर फरमाना, मैंने कल अखिल भारतीय सेवा संघात्मक में पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? हाँ या ना? हाँ या ना? जिन बच्चों ने पढ़ा यार जवाब तो दो फटाफट। कल हमने अखिल भारतीय सेवा किसमें पढ़ी थी? किसमें पढ़ी थी? संघात्मक में पढ़ी थी ना। आज वही अखिल भारतीय सेवा आज हम कहां पढ़ेंगे? एकात्मक में पढ़ेंगे। कहोगे मैडम क्या कर रहे हो आप, एक ही पॉइंट को दोनों जगह कैसे समझा रहे हो? तो बेटा मैंने अभी आपको कहा, अब भी कहा, जो बातें कल संघात्मक में पढ़ी उन्हीं बातों की हम आज आलोचना कर रहे हैं। ठीक है ना? हम उन्हीं बातों की आज आलोचना कर रहे हैं और अखिल भारतीय सेवा को अब मैं समझाऊंगी कि ये एकात्मक कैसे है।
कल हमने पढ़ा था कि अखिल भारतीय सेवा संघात्मक कैसे, आज हम पढ़ेंगे अखिल भारतीय सेवा एकात्मक कैसे। अखिल भारतीय सेवा एकात्मक कैसे, हम इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो सिंपल सी बात समझना, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 309, 310 और 311 मुख्यतः ये 3 आर्टिकल अपने काम के हैं। देख लो कैसे होता है। 309 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। जो 3 अखिल भारतीय सेवा एग्जाम होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बिल्कुल सही कह रही है अनीता, ये जो तीनों एग्जाम होती है, ये जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनकी सेवा शर्तें, उनको ट्रेनिंग, ध्यान से सुनना, जो अखिल भारतीय सेवा, जो ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर, आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, फॉरेन सर्विस, ठीक है ना, ये जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, ये जो अधिकारी होते हैं, सुशील थोड़ा सा रुको, आपके क्वेश्चन को क्लास के सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, इनकी सेवा शर्तें, इनके वेतन, इनका कार्यकाल कौन तय करता है, इन्हें ट्रेनिंग कौन देता है, इनकी सेवा शर्तें कौन तय करता है, केंद्र तय करता है। अनुच्छेद 309 के आधार पर गौर फरमाना इस बात को, सेवा शर्तें कौन तय करता है, केंद्र तय करता है। ट्रेनिंग कौन देता है, केंद्र देता है, ठीक है। सेवा शर्तें केंद्र तय करता है, ट्रेनिंग केंद्र देता है। परंतु अब ध्यान से सुनना, परंतु वेतन देगा राज्य। ट्रेनिंग मिली तो केंद्र में, परंतु ट्रेनिंग से कार्य करेगा राज्य में। सोचो कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। कैसे उन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार किया है, केंद्र ने कितना बड़ा अत्याचार किया कि सेवा शर्तें और ट्रेनिंग तो देगा केंद्र। अच्छा, वो तो देगा, सेवा शर्तें तय कर देगा, भाई इतनी सैलरी देनी है, केंद्र तय करेगा। ट्रेनिंग भी केंद्र देगा, परंतु पैसा देने की बात आएगी तो राज्य देगा। पैसा देने की बात आएगी तब राज्य देगा, ठीक है ना, तब राज्य देगा, ठीक है, तब राज्य देगा। और कार्य, जहां ट्रेनिंग तो मिली केंद्र में, सीख कर तो वहां से आया है, और काम करेगा कहां, राज्य में। काम कहां करेगा, राज्य में। भाई बात को समझे, पॉइंट को समझे। सेवा शर्तें केंद्र ने तय कर दी। जैसे कि मान लो बच्ची को पाल पोस कर ट्रेनिंग देकर तो माता पिता ने तैयार कर दिया, और वो खर्चे की जब बात आती है, खर्चे की जब बात आती है, तब ससुराल वाले जीवन भर उसके खर्चे को उठाते हैं। और काम जैसा भी सीख कर आइए, गलत सही जैसा भी, वो कहां होगा, ससुराल में। पॉइंट यहां तक समझे। हालांकि इस चीज को अदर वे में नहीं ले, मजाक की बात है, छोटी सी बात है। सेवा शर्तें ट्रेनिंग वगैरह केंद्र करवाएगी, परंतु वेतन देने की बात आएगी तब राज्य वेतन देगा, तब वेतन राज्य देगा, और काम भी कहां करेगी, राज्य में। बोले ये कहां का न्याय हुआ, आप लोग तो तय करके हम हमारे ऊपर, राज्य के ऊपर थोप देते हो, और हमें झेलना पड़ता है फिर, ठीक है। अच्छा, 310 में क्या लिखा है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और तो और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, मतलब ये जो अखिल भारतीय, जो ये आपके अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार है, किसके प्रति जिम्मेदार है, केंद्र के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है ना। रामावतार, केंद्र वेतन इसलिए नहीं देती क्योंकि काम राज्य में कर रहा है। काम कहां कर रहा है, काम राज्य में कर रहा है, इसलिए वेतन भी राज्य ही देगी। काम कहां हो रहा है, काम तो राज्य में हो रहा है ना भाई, केंद्र ने निर्धारित करके भेज दिया, निर्धारित करके भेज दिया। अरे ये समझो, ठेकेदार है, ठेकेदार ने तो केवल मजदूर को काम बताया, काम बताकर किसी के घर पे छोड़ाया, पर उसके जिसके घर पे काम किया पैसा तो वही देगा, क्योंकि काम तो उसी के घर में किया है ना, ठेकेदार थोड़ी ना देगा, ठीक है ना। ठेकेदार ने तो केवल मजदूर को लाकर छोड़ दिया, काम जिस घर में किया, मजदूर ने जिसके काम किया, पैसा वो देगा। इसलिए केंद्र तो ठेकेदार है अखिल भारतीय सेवाओं का, परंतु काम करवाती है उनसे राज्य, तो पैसा भी कौन देगा, राज्य। बात को समझ गए रामावतार। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किसके प्रति जिम्मेदार, राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार, केंद्र के प्रति जिम्मेदार। बात समझे। चलो, 311 में क्या लिखा है, 311 में यह लिखा है कि भाई सिंपल सी बात, 311 में यह लिखा कि नियुक्त करने के अधीनस्थ, ध्यान से सुनो, एक बात लिखती हूं मैं, नियुक्त करने
नियुक्त करने वाले के अधीनस्थ 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 पद, या आप कह सकते हैं अधीनस्थ व्यक्ति, अधीनस्थ पद या अधीनस्थ व्यक्ति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। अधीनस्थ पद या अधीनस्थ व्यक्ति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। सिंपल सी बात, अगर एक लाइन में समझो, एक ही लाइन में समझो तो क्या है, अखिल भारतीय के जो अधिकारी हैं उन्हें कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। अब सोचो, अच्छा ये और ध्यान रखो, राज्य जो है इन पर अनुशासनात्मक, मतलब अगर कोई भी ये गलती कर देते हैं, कोई भी गलती कर देते हैं, सोचो राज्य में काम कर रहा है और राज्य में गड़बड़ कर दी, तो राज्य हटाने का अधिकार नहीं रखता। कौन रखता है? केंद्र रखता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही का मतलब समझ गए? अगर उन पर कोई भी गलत कार्य करने के आधार पर अगर उन्हें हटाने की बात आती है, अगर उन्हें हटाने की बात आती है तो राज्य नहीं हटा सकता। कौन हटाएगा? केंद्र ही हटाएगा। अब सोचो, ठेकेदार ने मजदूर लाकर छोड़ दिया, अब अगर वो मजदूर गलत काम भी कर रहा है तो आप उसे नहीं हटा सकते, आप नहीं हटा सकते, वो ठेकेदार ही हटाएगा अगर उसकी मर्जी है तो, वरना नहीं हटेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? विष्णु गुर्जर जी बात को समझ गए कि राज्य, देखो ध्यान से सुनना, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण केंद्र का, पूरा नियंत्रण केंद्र का, ठीक है, और राज्य के ऊपर थोप दिया। राज्य ही वेतन दे, राज्य ही काम करवाए, यहां तक कि मान लो एपीओ, नाम सुना है क्या? एपीओ, हालांकि पहले तो जो थे एपीओ होने का मतलब होता है कि वेतन तो आता रहेगा परंतु आपको किसी भी कार्य के लायक नहीं समझा जाता। जैसे कि घर वाले आप सबको एपीओ रखते हैं, ठीक है ना, घर वाले आपको क्या रखते हैं? सबको एपीओ रखते हैं। एपीओ में क्या होता है? एपीओ कर सकता है रिंकू, एपीओ कर सकते हैं, एपीओ कर सकता है, ठीक है ना, एपीओ कर सकता है। और सीधी सी बात है, निलंबित भी होता है, राज्य करता है परंतु केंद्र के दिशा निर्देशों पर, ठीक है ना, केंद्र के दिशा निर्देशों पर करता है। एपीओ का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों के साथ हम कह सकते हो आप सब एपीओ, एपीओ का मतलब काम आप नकारा हो, मतलब एक सीधी सी बात समझे, आप नकारा हो परंतु फिर भी आपको वेतन मिलता है, मतलब आप नकारा हो फिर भी घर वाले आपको 2 वक्त की रोटी देते हैं। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना मेरी बात को। एपीओ का मतलब समझ गए? एपीओ कर दिया मतलब जैसे कि होता है ना कि आप किसी काम के लायक नहीं हो परंतु फिर भी गवर्नमेंट जॉब में पैसा मिलता है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब में पैसा मिलेगा। एक एग्जांपल समझो, अब स्कूल में 1.5 महीने की छुट्टियां चली थी ना टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स को तनख्वाह मिल रही है ना, बुरा मत मानना अगर कोई गवर्नमेंट टीचर क्लास में बैठा है तो प्लीज बुरा मत मानना, या फिर किसी के माता पिता गवर्नमेंट टीचर के रूप में सैलरी ले रहे तो बुरा मत मानना, उनको मिल रही है ना सैलरी। 1.5 महीने क्या छोड़ के, कोरोना में तो स्कूल बंद हुई है, उसके बाद में गवर्नमेंट टीचर को पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, मिल रहा है, इसीलिए सब क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट में लग जाए, ठीक है ना। तो पॉइंट समझे? एपीओ का मतलब हो गया कि आप नकारा हो, आप किसी काम के योग्य नहीं हो परंतु आपको पैसा मिलता रहेगा, ये एपीओ किया जा सकता है। उसको निलंबित भी कर सकते हो परंतु केंद्र की अनुमति से होगा, हटा नहीं सकते, हटा तो राष्ट्रपति सकता है, हटा नहीं सकते, हटाता तो राष्ट्रपति ही है। बहुत बात यहां तक समझ गए? तो मुझे बताओ, इन अनुच्छेदों को देखकर क्या लगता है? इन अनुच्छेदों को देखकर लगता है कि अखिल भारतीय सेवा जो है वो पूरी की पूरी केंद्र के नियंत्रण में है, राज्य तो केवल नाम मात्र का है। पूरा का पूरा नियंत्रण किसके पास? केंद्र के पास, राज्य तो बेचारा नाम मात्र का है। राज्य भाई, अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो हमने राज्यों के लिए बनाई क्योंकि वो राज्यों में काम करेंगी, केवल और केवल कैसा? नाम मात्र का, केवल कैसा? नाम मात्र का। इस चीज का एक विरोध और किया था, ये कहा था कि अगर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति राजस्थान में आता है, ठीक है, तमिलनाडु का अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में आता है तो भाई वो राजस्थान की पृष्ठभूमि को ही नहीं जानता, वो राजस्थान की पृष्ठभूमि को ही नहीं समझता, राजस्थान के लोगों को नहीं समझता, राजस्थान की समस्याओं को नहीं समझता, वो व्यक्ति क्या समाधान करेगा? वो जब तक समझेगा तब तक उसका टाइम हो जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, वहां समझेगा तब तक फिर तीसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस चीज का कई बार इसका क्या किया है? विरोध भी किया है, ठीक है ना। अब देखो,
अगला पॉइंट, ये तो मैंने किसकी बात कर ली, अखिल भारतीय सेवाओं की। ये किसकी बात कर ली हमने, अखिल भारतीय सेवाओं की। अब इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि वित्तीय, चौथी बात कर लेते हैं वित्तीय। वित्तीय प्रावधान। अच्छा, अब मुझे बताओ, पैसा किसके पास, राज्य के पास, केंद्र के पास? पैसा किसके पास, राज्य के पास या केंद्र के पास? बताओ। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, वित्तीय प्रावधानों में सबसे पहली बात है अनुच्छेद 280। कौन सा है, अनुच्छेद 280, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, केंद्र के पास। अब देखना अनुच्छेद 280 क्या कहता है, बात को समझो। क्या कहता है 280, तो याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए सुशील, रविकांत जी, एकदम रट जाना चाहिए तेजपाल। 280 किसकी बात करता है, 280 बात करता है वित्त आयोग की, वित्त आयोग की, ठीक है। आप जिसे कहते हैं ना राष्ट्रीय वित्त आयोग, 280 मतलब राष्ट्रीय वित्त आयोग। बात को ध्यान से सुनना, वित्त आयोग का वित्त आयोग जो है उसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, सिंपल सी बात, ठीक है। वित्त आयोग का 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति गठन करेगा। और वित्त आयोग काम क्या करता है, वित्त आयोग जो है वो केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। क्या करता है वित्त आयोग, क्या करता है, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है, टैक्स, कि भाई केंद्र को कितना मिलेगा, राज्य को कितना मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, राष्ट्रीय वित्त आयोग किसका है, केंद्र का है या राज्य का है? राष्ट्रीय वित्त आयोग जो है उसको राष्ट्रपति बना रहा है या राज्यपाल बना रहा है? ये जो वित्त आयोग है इसका निर्माण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है, राज्य कर रहा है कौन? राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्र करेगा। अब मुझे ये बताओ, जब इसका गठन केंद्र कर रहा है तो ये पैसा राज्य को क्या सही देगा क्या? क्या इसको सही पैसा मिलेगा राज्य को? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब ये बंटवारा करेगा तो वो केंद्र के पक्ष में होकर सोचेगा। क्या करेगा, केंद्र के पक्ष में होकर सोचेगा और केंद्र को लेकर पैसा ज्यादा रखेगा, राज्यों में पैसा के बंटवारा सही नहीं करेगा, भेदभाव करेगा, कुछ नहीं कर सकते, करेगा। और मुझे बताओ, जब आपको राज्य को पैसा केंद्र दे रही है, राज्य में और केंद्र में जो बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा करने वाला व्यक्ति भी किसका है, केंद्र का है, ठीक है। जो बंटवारा करने वाला व्यक्ति है वो भी किसका है, केंद्र का है। अरे यूं मान के चलो, ये ए है और ये बी है, 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के हैं, ठीक है, और इन दोनों लड़कों के पास में ये एक रोटी है, ये रोटी है, और ये मम्मी है, किसकी मम्मी है, बी की मम्मी है, ये बीच में बैठी है, ठीक है, ये बी की मम्मी बीच में बैठी है। और मैंने ये कहा कि मम्मी जी आप एक काम करो, दोनों बच्चों में रोटी बराबर बांट दो। मैंने क्या कहा, ये बी की मम्मी है, बी की है मम्मी, और मैंने इनको ये कहा कि आप दोनों बच्चों में रोटी बराबर बांट दो। क्या आपको लगता है रोटी का बंटवारा सही होगा? बताओ, क्या आपको लगता है रोटी का बंटवारा सही होगा, हाँ या ना? और अगर बंटवारा सही नहीं होगा तो मुझे बताओ ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? सब होशियार हो, बिल्कुल बी को ज्यादा मिलेगा। माँ जो है वो भेदभाव करेगी, मैंने तभी पापा नहीं लिया, क्योंकि पापा तो क्या कहते हैं कि बी को रहने दो, ए को खिला दो, ये तो नालायक है बी तो, ठीक है ना। मैंने तभी पापा नहीं लिया। माँ है वो जरूर इसका बंटवारा ऐसे करेगी कि बी को रोटी ज्यादा मिले, ए को रोटी कम मिले, ठीक है ना। ए को, भाई ये पड़ोसी का है, नो डाउट सही कह रहे हैं स्टार बॉय, और ये क्या है, मम्मी यहां बैठी है, दोनों को बांटना है तो बी को ज्यादा मिलेगा, बी बेटा है। तो वैसे ही जब वित्त आयोग बंटवारा करेगा तब केंद्र के हिस्से में ज्यादा डालेगा, राज्यों को कम डालेगा। पैसा बांटने वाला ही केंद्र है, पैसा बांटने वाला ही केंद्र है। चलो अगला अनुच्छेद देख लो। अभी तो देखो शुरुआत हुई है, अभी तो अगला अनुच्छेद देखो आपका लगभग 282। ये क्या कहता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो राज्य को पैसा चाहिए, संघ सरकार द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाएगा, संघ सरकार द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाएगा। मतलब
उधार चाहिए, मतलब क्या है, थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए, ठीक है ना। अनुदान राशि किससे चाहिए, केंद्र से मांगोगे। किससे चाहिए, केंद्र से मांगेंगे। तो सिंपल सी बात है, राज्य को पैसा चाहिए तो राज्य उधार किससे लेगा, संघ से लेगा, केंद्र से लेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। फिर मुझे बताओ, वित्तीय प्रावधान मतलब पैसा आ तो राज्यों से रहा है ना, परंतु बेचारे फिर भी राज्य को ही मांगना पड़ रहा है। आ तो पैसा राज्य से आ रहा है, परंतु फिर भी मांगना राज्य से पड़ रहा है। अरे यूं समझो, पिताजी हैं, ये पिताजी है और ये दादाजी हैं, ये दादाजी हैं। पिताजी जो भी कमाते हैं सारा दादाजी को लाकर देते हैं, जो भी कमाते हैं सारा दादाजी को लाकर ही देते हैं, और दादाजी अपनी तिजोरी में सबके पैसे रखते हैं। जब बेचारे पिताजी को जरूरत होती है कि भाई थोड़े पैसे चाहिए, उधार दे दो, थोड़े पैसे चाहिए, तो दादाजी जो है अपनी मनमर्जी होगा उस हिसाब से उधार देंगे, और हो सकता है मना भी कर दे, हो सकता है मना भी कर दे। बात समझ गए। अब अगली बात समझो। अब बाई चांस मान लो पापा ने कहा नहीं दे रहे क्या आप पैसे, पापा ने क्या कहा, दादाजी को कहा नहीं दोगे क्या पैसे, बोले नहीं दूंगा, ठीक है मैं बाहर से ले लूंगा लोन। क्या कहा, मैं बाहर से ले लूंगा लोन, ठीक है। आरती सारे आर्टिकल डिस्कस नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल डिस्कस करने लगे तो क्लास भी और वीकेंड से काम के भी नहीं है, अगर काम के होते तो हम डिस्कस कर लेते। मुझे बताओ, पिताजी ने क्या कहा दादाजी को कि आप पैसा नहीं दे रहे, तो दादाजी ने मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा लोन, नहीं दूंगा। आप नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले लूंगा, मैं बाहर से ले लूंगा। अब बात समझो, अब देखो फिर कितनी बड़ी बात है। संघ सरकार की गारंटी पर, संघ सरकार की गारंटी पर ही राज्य अनुदान ले सकता है। मतलब समझ में आई कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि भाई अगर दादाजी पैसा नहीं दे रहे पापा को, दादाजी पैसा नहीं दे रहे और पापा जी ने कहा ठीक है मैं बाहर से ले लूंगा लोन, तो भाई बाहर से भी अगर आपको पैसा चाहिए तो पहले दादाजी की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब अगर राज्य कहीं बाहर से भी अनुदान राशि लेने की कोशिश करती है, मान लो कहीं फॉरेन बैंक से या किसी फॉरेन के देश से या कहीं से भी बाहर से भी अगर पैसा लेती है, अगर बाहर से भी पैसा लेती है तो भी केंद्र से पूछना पड़ेगा। बिना केंद्र की गारंटी के बिना जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। सोचो, मैं आपको ये पॉइंट ये बता रही हूं कि भाई देखो चीजें समझो। संविधान बनाने वालों ने दिखावा कर दिया कि संघात्मक है भाई, परंतु अगर संघात्मक को भी ढंग से पढ़े तो आलोचना करने वालों ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जी संघात्मक तो कुछ नहीं है, सब कुछ एकात्मक ही है, या तो सब कुछ एकात्मक है, सारी व्यवस्थाएं तो केंद्र के हाथ में कर दी। बेचारा पैसा है, पैसे के बिना किसका विकास हुआ है, पैसे के बिना किसका विकास हुआ है, और वो पैसा ही सारा केंद्र के हाथ में, जाता सारा केंद्र के पास में है, ठीक है। अगर आपको लोन चाहिए तो आप केंद्र से लेते हो, और अगर मान लो आप बाहर से भी लोन लेते हो, अगर आप बाहर से भी लोन लेते हो तो भी आपको संघ सरकार की गारंटी पर लोन मिलता है। मतलब अगर आप कहीं से विदेश से बैंक पैसा लेते हो, अगर विदेश से पैसा लेते हो तो विदेश पूछता है कहां से, मान लो कहीं वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी पैसा लिया, पूछता है कहां से हो, फिर आप कहते हो इंडिया से है, तो बोले चलो इंडिया की गवर्नमेंट से गारंटी लेकर आओ कि तुम पैसा रिटर्न दोगे, तब हम तुम्हें पैसा देंगे। अब बोलो, मतलब अगर राजस्थान को पैसा चाहिए, अशोक गहलोत अगर कहीं विदेश में किसी बैंक से पैसा लेने चले गए तो वो कहेंगे, विदेश में जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहेगा, पहले मोदी साहब से लिखवा के लाओ कि पैसे वापस कर दोगे, मोदी की गारंटी होगी तभी अशोक को पैसा मिलेगा। अब बताओ, क्या अशोक गहलोत जी को क्या मोदी जी गारंटी देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात को समझ गए? इसीलिए मैं एक बात बच्चों को कई बार कहती हूं, बच्चे कहते हैं मैडम विपक्ष की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में सरकार अलग और राज्य में सरकार अलग। इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पता है क्या, ये जो केंद्र है ना, अब देखो मोदी जो है जब भी अनुदान राशि देगा ना तब योगी को ज्यादा देगा और गहलोत सरकार को कम देगा। राजस्थान को कहेगा तुम क्या करोगे, बस इतना ही पैसा देंगे, परंतु जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी सरकार है ना, उस बीजेपी राज्य सरकार को केंद्र जो है वो अनुदान भी ज्यादा देगी, पैसे भी ज्यादा देगी और देखरेख भी ज्यादा करेगी, ध्यान भी पूरा रखेगी। और जहां उनके विपरीत
जहां उनके विपरीत सरकार है, कोशिश करेगी उस सरकार को तोड़ने की, उसके खंडन करने की, उसको समाप्त करने की। बात समझ गए मेरी बात? मेरी बात को समझ गए? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और है, एक आर्टिकल और रह जाता है 304। एक आर्टिकल और है, सिंपल से अगर हम बात करते हैं, सिंपल से हम बात कर लेते हैं 304। देख लो अनुच्छेद 304। 304 में एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछती हूं, सिंपल सी बात, ये दो राज्य हैं, ये दो राज्य आपस में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये दो राज्य आपस में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना? व्यापार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मान लो राजस्थान को बिहार, सॉरी यूपी ले लेते हैं, राजस्थान को यूपी से व्यापार बंद करना है। राजस्थान को यूपी से क्या करना है? व्यापार बंद करना है कि भाई मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा यूपी से, मैं जो है वो यूपी से कोई व्यापार नहीं करूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, राज्य की विधानमंडल में व्यापार पर रोक लगाने हेतु, भाई राजस्थान चाहता है कि मुझे व्यापार नहीं करना। कौन चाहता है? राजस्थान चाहता है कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, यूपी के साथ मुझे व्यापार नहीं करना। अब देखना, करना तो राजस्थान को नहीं है ना, पर राज्य की विधानमंडल में व्यापार को रोकने के लिए विधेयक तभी रखा जाएगा जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होगी। जब क्या होगी? जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी विधानमंडल में कानून को पेश किया जाएगा। बात को गहराई से समझो। क्या आपके यहां राजस्थान नहीं चाहता कि मैं यूपी से व्यापार करूं, मना कर देगी मुझे यूपी से व्यापार नहीं करना, मना कर देगी मुझे यूपी से व्यापार नहीं करना। अब व्यापार नहीं करना तो विधेयक बनाना पड़ेगा कि भाई यूपी से कोई व्यापार नहीं होगा, ये विधेयक बना दिया। उस विधेयक को उस राज्य की विधानमंडल में तभी रखेंगे जब वो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पारित हो। वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति कहे परमिशन दे, उसके बाद में, जब राष्ट्रपति कहे परमिशन दे, उसके बाद में वो राज्य की विधानमंडल में आएगा और राज्य की विधानमंडल उसके बाद में उसके ऊपर स्वीकृति देगी। बात को समझ गए? अगर किसी राज्य को दूसरे राज्य से व्यापार पर भी रोक लगानी है तो उस विधेयक को पहले राष्ट्रपति के पास रखो, फिर राज्य की विधानमंडल में रखा जाएगा। बात क्लियर हो गई? डन? तो ये हमारा ई पॉइंट था, ये हमारा क्या था? ई पॉइंट था। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये सारा अनुच्छेद। अब देखो, अब छोटे छोटे बिंदु हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे बिंदु हैं, एक बार देख लो बस सबको फटाफट। ई देख लिया था ना? ई के बाद अगर हम बात करते हैं एफ की, एफ ये है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, मुझे बताओ क्या हमारे यहां राज्यों के पास, देखो अमेरिका में शुद्ध संघात्मक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जब लोगों से पूछा जाता है कहां से हो, तो वो कहते हैं कैलिफोर्निया से हूं, कनाडा से हूं। उनके पास क्या है? नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है, अमेरिका केंद्र की नागरिकता अलग है। पर आप लोगों के पास या हम सब लोगों के पास में, हम सब लोगों के पास में केवल एक ही नागरिकता है, वो कौन सी है? भारतीय नागरिकता। चलो इतने होंगे शायद। एकल संविधान, एकल संविधान भी क्या है? एकात्मक है। पूरे भारत का एक ही संविधान है। क्या अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है? नहीं है। आगे देखो, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो राज्यपाल राज्यों में काम करता है, राज्यपाल राज्यों में काम करता है पर नियुक्ति केंद्र करता है। राज्यपाल केंद्र, नियुक्ति जो है राज्यपाल की वो केंद्र करेगा, केंद्र नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल केंद्र के प्रति भी तो उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? ठीक है। अगली बात, सिंपल सी बात, राज्य की नियुक्ति। चलो एकल नागरिकता, सॉरी एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका। देखो अब आप कहोगे मैडम एकल कैसे हो गई? हर राज्य में हाई कोर्ट है ना। अरे बेटा हर राज्य में हाई कोर्ट तो है, परंतु उन सभी हाई कोर्ट की शक्ति भी एक साथ इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। मतलब राज्यों को भी केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ता है। अंतिम अपील का अधिकार भी हमने किसको दे रखा है? अंतिम जो अपील का अधिकार है वो हमने सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। भारत में
भारत में एकल न्यायपालिका है। चलो अगली बात, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन उपबंध या प्रावधान। तो आपके यहाँ आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो आपातकाल है, उन सभी आपातकाल में, जैसे अभी आप कर रहे थे ना मैडम 352, 356, 360, ये जो तीनों आपातकाल है, ठीक है ना, ये जो तीनों आपातकाल है, ये तीनों आपातकाल में शक्ति किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तीनों जो आपातकाल है, जो तीनों आपातकाल है, उसमें शक्ति किसके पास चली जाती है? ठीक है ना, किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? तो आपातकाल भी है, वो भी किसको दर्शाता है? एकात्मक को दर्शाता है। तो आज हमने उन पॉइंट्स पे चर्चा कर ली, आज हमने उन पॉइंट्स पे चर्चा कर ली जो आपके भारत में एकात्मक प्रावधान को दर्शाते हैं, ठीक है। अब चलो, इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूं ना, अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, भारत में एकात्मक है या संघात्मक है? आपको मैंने इतना कुछ पढ़ाया, तो अब मुझे आप इस चीज का जवाब दो कि एकात्मक है या संघात्मक है।